दोस्तों ये देखिए, ये एक कार है जो यूएसए से निकली है और धीरे धीरे इंडिया की तरफ बढ़ रही है। लेकिन इंडिया आते आते ये कार चाइना की तरफ मुड़ गई और शांघाई पहुंच गई। इस कार का नाम है टेस्ला और इसे चला रहे थे नन अदर देन एलॉन मस्क। टेस्ला ऐसी अकेली कंपनी नहीं है जो चाइना की तरफ गई है। पास्ट में भी ऐसी कई कंपनीज है जिन्होंने चाइना में हेवीली इन्वेस्ट किया और अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को चाइना में एस्टैब्लिश किया है। लेकिन एक सेकेंड, बाकी कंट्रीज की बात तो ठीक है, लेकिन यूएसए और चाइना तो एंटी है ना एक दूसरे से। एक तरफ जहां यूएसए चाइना से अपनी कंपनीज को बाहर निकाल रहा है, वहीं टेस्ला जैसी कंपनीज चाइना में ही जाकर इन्वेस्ट कर रही है। अब आप मुझे एक बात बताइए, टेस्ला बनाती क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, राइट? लेकिन अगर अब हम चाइना में देखें तो इलेक्ट्रिक कार की सबसे बड़ी सेल करने वाली कंपनी है BYD। BYD एक चाइनीज कंपनी है जिसकी ईवी की सेल्स वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, टेस्ला से भी ज्यादा। 2023 के फोर्थ क्वार्टर में BYD रिपोर्टेड अ सेल्स फिगर ऑफ 5,26,409 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जबकि टेस्ला की सेल्स थी 4,80,000 यूनिट्स। और इस सब के बाद भी चाइना में ही इन्वेस्टमेंट करनी है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ ये है कि वेस्ट की कहनी और करनी में बहुत अंतर है। ऑन द अदर हैंड इंडिया की बात करें तो इंडिया चाहता है कि सब बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में आकर इन्वेस्ट करें। जैसे अब अगर एलॉन मस्क इंडिया आते तो ये क्यास लगाए जा रहे थे कि 3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के जरिए। लेकिन ऐसा क्या है चाइना में जो बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चाइना में सेटअप करना चाहती? व्हाई चाइना इज द वर्ल्ड्स फैक्ट्री? और क्या चाइना का फायदा करवा के वेस्ट एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहा है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। मेरा नाम है सुधांशु, आप देख रहे हैं क्लैरिटी कास्ट। देखिए, सिंपल सी बात है कि चाइना की इकोनॉमी उसके मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस पर ज्यादा डिपेंड करती है। और आपने देखा ही होगा कि चाइना के प्रोडक्ट्स दुनिया में हर जगह है। आई एम श्योर आपने ये भी नोटिस किया होगा कि मेजरली हर प्रोडक्ट के टैग्स, लेबल्स और स्टिकर्स पर मेड इन चाइना लिखा होता है। अब कुछ लोगों को लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि चाइना में लेबर कॉस्ट कम है और इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है। लेकिन इसके अलावा भी कई फैक्टर्स हैं, जैसे चाइना का स्ट्रॉन्ग बिजनेस इकोसिस्टम, लैक ऑफ रेगुलेटरी कंप्लायंस, लो टैक्सेस एंड ड्यूटीज एंड कंपेटिटिव करेंसी प्रैक्टिसेस। सबसे पहले समझते हैं जो सबका इजी गेस है, लोअर वेजेस। देखिए, चाइना की पॉपुलेशन 1.41 बिलियन है। अब लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई हमें बताता है कि अगर वर्कर की सप्लाई ज्यादा है तो फिर उनकी वेजेस भी कम होगी। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर काम करने वाले लोग ज्यादा हैं तो ऑब्वियसली लोगों को काम मुश्किल से मिलेगा क्योंकि काम करने वाले लोग ज्यादा है। अब होगा ये कि ऐसे में कोई भी वर्कर कम से कम पैसों में भी काम कर लेगा क्योंकि उसे पता है कि अगर वो नहीं करेगा तो कोई और वर्कर तो ये काम जरूर कर लेगा। इसलिए चाइना में लेबर की वेजेस कम ही होती है और मैन्युफैक्चरर्स को कम पैसों में लेबर मिल जाती है। इसके अलावा चाइना में चाइल्ड लेबर और मिनिमम वेजेस जैसे लॉज स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किए जाते और यही वजह है कि चाइना में लेबर ज्यादा होने से कोई भी बल्क प्रोडक्शन इजीली किया जा सकता है। किसी भी सीजन में इंडस्ट्री चलाई जा सकती है और तो और किसी भी सडन डिमांड को इजीली पूरा किया जा सकता है। दूसरा है द बिजनेस इकोसिस्टम इन चाइना। इस इकोसिस्टम में नेटवर्क्स ऑफ सप्लायर्स, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज और कस्टमर्स इन्वॉल्व होते हैं। चाइना का बिजनेस इकोसिस्टम पिछले 30 सालों में ज्यादा इवॉल्व हुआ है। फॉर एग्जांपल, साउथ ईस्ट में हांगकांग की बॉर्डर पर बसी शेंजन सिटी, ये सिटी एक इलेक्ट्रॉनिक्स हब के तौर पर इवॉल्व हुई है। दूसरा एग्जांपल है अमेरिकन कंपनी एप्पल। एप्पल भी चाइना की एफिशिएंट सप्लाई चेन का बेनिफिट उठाता है। अब देखिए, वेस्ट के ज्यादातर मैन्युफैक्चरर्स को सर्टेन बेसिक गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है, जैसे चाइल्ड लेबर, इनवॉलंटरी लेबर, हेल्थ एंड सेफ्टी नॉर्म्स, वेज लॉज एंड प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट एक्सेट्रा। लेकिन चाइना फेमस है ये सब लॉज एंड गाइडलाइंस ना मानने के लिए। चाइना की फैक्ट्रीज में चाइल्ड लेबर काम करती है, लंबी लंबी शिफ्ट्स होती है, कोई मिनिमम वेजेस का कॉन्सेप्ट नहीं और यहाँ तक कि कई फैक्ट्रीज में तो ये भी पॉलिसी है कि वर्कर्स को साल में सिर्फ एक बार ही पैसे दिए जाएंगे, जिससे होता यह है कि वर्कर्स कम से कम 1 साल तक तो जॉब छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। यह है चाइना की सच्चाई। फोर्थ और मेन पॉइंट है लो इंटरेस्ट लोन्स एंड पॉलिसी चेंजेस। चाइना में टैक्सेशन पॉलिसी या दूसरी पॉलिसीज को बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा चेंज किया जा सकता है क्योंकि चाइना में ज्यादातर मैन्युफैक्चरर्स की मोनोपोली रहती है, यानी मैन्युफैक्चरर्स अपने फायदे के लिए पॉलिसी बना भी सकते हैं और उसे चेंज भी कर सकते हैं, जिससे चाइना और मैन्युफैक्चरर्स दोनों को बेनिफिट मिलेगा। इन कंपैरिजन टू इंडिया ये सभी बेनिफिट्स मैन्युफैक्चरर्स को इंडिया में नहीं मिलते हैं
और तभी वेस्ट की बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया को छोड़ चाइना की तरफ जाती है। और वैसे भी अगर ये रीजन नहीं भी होता तो मैं और आप अच्छे से जानते हैं कि वेस्ट कितना बड़ा हिपोक्रेट है। एक तरफ तो चाइना को बुरा भला कहता है और फिर वहीं दूसरी तरफ सबसे ज्यादा बिजनेस भी चाइना को ही देता है। एंड ट्रस्ट मी, ये सब मैं अपने मन से नहीं कह रहा, दीज ऑल आर फैक्ट्स। देखिए, ये बात तो जग जाहिर है कि यूएस को चाइना बहुत खटकता है, लेकिन ट्रेड की बात करें तो लाख कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद भी यूएस चाइना ट्रेड पीक पर है। साल 2022 में चाइना और यूएस के बीच इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का ट्रेड करीब 690.6 बिलियन का था, जबकि साल 2018 में यूएस और चाइना एक बड़े ट्रेड वॉर से गुजर चुके हैं। ये बात तब की है जब ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। तब उन्होंने चाइना पर कई तरह के टैरिफ्स लगा दिए थे। दशकों तक बढ़ते चाइनीज इंपोर्ट्स के बाद ट्रंप ने ऑलमोस्ट 300 अरब डॉलर से ज्यादा की ट्रेड पर चाइनीज प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। वहीं चाइना ने पलटवार करते हुए लगभग 100 अरब डॉलर्स के अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया था। लेकिन बीबीसी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो बाइडेन के आने के बाद नए आंकड़ों से पता चलता है कि चीन से यूएस इंपोर्ट्स पिछले साल बढ़कर 536.8 बिलियन डॉलर हो गया, क्योंकि अमेरिकी खरीदारों ने खिलौने और मोबाइल फोन के साथ चाइना में बने प्रोडक्ट्स पर ज्यादा खर्च किया। अब इंडिया की भी बात कर लेते हैं। ऐसे तो कई गवर्नमेंट्स आई जिन्होंने एंटी चाइना के नाम पर लोगों से वोट लिए, लेकिन फिर चाइना के साथ ही डील्स की। एग्जाम्पल के तौर पर प्रेजेंट मोदी गवर्नमेंट को ही ले लेते हैं। जब बीजेपी चुनाव लड़ रही थी तब आपने भी देखा होगा कि कैसे बीजेपी ने चाइना के प्रोडक्ट्स को भी बॉयकॉट करने की मुहिम चलाई थी। लेकिन अंदर की बात यह है कि ट्रेड तो कुछ और ही कह रहा है। अकॉर्डिंग टू कॉमर्स मिनिस्ट्री डेटा, चाइनीज सामान जो चाइना से इंडिया में आया उसकी वैल्यू साल 2023 में 98.51 बिलियन थी और वो साल 2024 में बढ़कर 101.75 बिलियन हो गई है। अब वहीं इंडिया से एक्सपोर्ट टू चाइना की बात करें तो वो साल 2023 में 15.33 बिलियन था और वो अब साल 2024 में 16.67 बिलियन हो गया है। यानी जितना इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ है उससे कहीं ज्यादा इंडिया ने चाइना से इंपोर्ट किया। बताइए। वैसे दोस्तों, इंडिया एक ऐसा अकेला देश नहीं है जो एंटी चाइना का स्लोगन देता है और बाद में चाइना का ही प्रॉफिट करवा देता है। हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में भी एंटी चाइना वेव थी, लेकिन गवर्नमेंट बनने के बाद चाइना की ही एक कंपनी ने जाफना में 40,000 घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। अफ्रीका में भी एंटी चाइना वेव थी, लेकिन बाद में चाइना के साथ ही कई डील्स की गई। लेकिन यहाँ एक बात और गौर करने वाली है दोस्तों, कि क्या यूएस, इंडिया, श्रीलंका और बाकी सारी कंट्रीज को ये नहीं पता कि चाइना किसी का भी सगा नहीं है। चाइना को प्रॉफिट करना एक तरह से वॉर फंडिंग करना है। एक तरफ जहां चाइना दूसरी कंट्रीज को इतना लोन दे रहा है जितना वो कंट्री शायद वापस भी ना कर सके, जिससे फिर चाइना उन कंट्रीज के एसेट्स या आर्मी पर कंट्रोल कर लेगा। वहीं दूसरी तरफ चाइना फिलहाल वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और अगर कहीं चाइना यूएस से आगे निकला तो पता नहीं क्या ही होगा। अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या चाइना को फंड करना एक वॉर को फंड करने के बराबर है। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल क्लैरिटी कास्ट को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है सुधांशु। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।